हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट के पास्ट ईयर के एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो अराउंड 15 एमसीक्यूज़ हैं और ट्रू और फॉल्स कवर किए हैं 15। ठीक है, तो इसमें 3-4 जो शुरू के हैं वो तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं कुछ भूल गया था दिसंबर 19 और जून 19 के 3-4 क्वेश्चन, तो मैंने कवर कर लिए हैं। यहाँ बोल रहा है फॉलोइंग आर द इवेंट्स विच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड प्रोसेस की बात कर रहा है कि कंपनी शुरू में क्या करती है। देखिए, इनकॉर्पोरेट होती है तो उससे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर करती है, फिर इनकॉर्पोरेट होती है, फिर इशू करती है। तो उनसे रिलेटेड ही 4 प्रोसेस दे रखे हैं आपको, और बोल रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, अब देखिए मैं ये भी बता देता हूँ कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड था। इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर सबसे पहले होंगे, क्योंकि आपको होता है कि तभी तो फॉर्म इनकॉर्पोरेट होगी। प्रीलिमिनरी मैंने क्या बताया था, जिसे हम फॉर्मेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंस है। उसमें क्या क्या आते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के जो भी एक्सपेंस हो गए, प्रॉस्पेक्टस छपवाने के एक्सपेंस हो गए, एडवर्टीजमेंट किया उसके एक्सपेंस हो गए, रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करे तो उसके जो फीस लग गई, हम बोल सकते हैं लीगल फीस जो भी लग गई है मान के चलिए, क्योंकि खुद हमको नहीं आता है तो सामने वाली कंपनी क्या कराएगी, लीगली एक्सपेंसेस करेगी, लॉयर का हायर करेगी और जनरली उसको ही पे करेगी। रजिस्ट्रेशन कोई फ़ीस हो गई, ड्यूटीज़ हो गई, कंपनी की सील हो गई, ठीक है, यानी कॉर्पोरेट की जो भी सील हो गई वो पर्टिकुलर बनाने के खर्चे हो गए, शेयर और डिबेंचर इशू करने के लिए जो भी कमीशन दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना है तो हमें इनकॉर्पोरेशन करना है, तो उससे पहले के प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो भी किए गए वो किस में आ गए, सबसे फर्स्ट प्रोसेस में आ गए। तो देखिए आपको सी किस में दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ में, तो इसमें से एक होगा, तो ये हट गया और ये हट गया। ठीक है, अब मैं पूरे हटा देता हूँ। अब देखिए यानी अपना क्या होगा, ये और ये इनमें से एक होगा। फिर आपने देखा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो जैसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होगा उसके बाद तो फॉर्म का इनकॉर्पोरेशन ही होगा। अब देखिए सी के बाद बी, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो अब कन्फ्यूजन क्या था, कईयों ने ये करके आ गए, क्यों, क्योंकि पहले क्या करा, पब्लिक इशू होगा फिर प्रमोटर को देंगे। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता है, जो प्रमोटर जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खर्च करते हैं या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी एफर्ट करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। ठीक है, तो उनको कंपनी ने क्या करे, इक्विटी शेयर इशू करे, तो पहले डी आएगा, फिर जाके पब्लिक में एक तरीके से हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर का पार्ट आ जाएगा, पब्लिक इशू ऑफ शेयर का पार्ट आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन होगा फोर्थ, या आप डी भी बोल सकते हैं। तो सी बी डी ए, ठीक है, डी मतलब अगर ए बी सी डी होता तो आप डी ऑप्शन बोलते, तो ये फोर्थ ऑप्शन है। अब देखिए अगला, देखिए सेकंड, ये अपना देखिए अमालगमेशन से रिलेटेड है, वही जो मैंने मर्जर एक्विजिशन अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट बताया था। तो देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और असर्टनिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए आपको परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड दिसंबर 19 में आया था, 4 मेथड पता है। एक तो है लमसम मेथड, एक है आपका नेट असेट, ठीक है, और एक है आपका नेट पेमेंट, और एक है आपका जिसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू वाला। कौन सा मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम शेयर एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांसफरर कंपनी है उसकी मैंने क्या बताया, नातेश, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आती है, जो कि शेयर एक्सचेंज की वैल्यू कहलाती है। समझ गए, तो ये तो आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन जो भी है वो मेथड नहीं है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ये वाला, क्योंकि हमें पूछा है कि कौन सा मेथड नहीं है पीसी निकालने का, तो हम तो बोलेंगे ये भी है, ये भी है, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है याद रखना मेथड, ये भी है, और एक लमसम मेथड भी है, जबकि ये ग्रॉस रिसिप्ट नाम से कोई मेथड नहीं होता। तो इस तरीके से ये भी लोगों ने, कईयों ने शेयर एक्सचेंज कर दिया था और गलत कर दिया दिसंबर 19 में, तो ऐसे हो जाता है। अब देखिए यानी अब जैसे थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला भी अमालगमेशन से रिलेटेड है, लेकिन देखिए इसके लिए क्या है, लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्शन ढूंढे, मैंने भी ढूंढे, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर एग्जाम में दिया था तो मैंने तो कुछ भी लगा दिया था अंदाजे से। लेकिन जब मैंने क्या करा कि ये पर्टिकुलर लोग कह रहे थे कि 1000 दे के वापस से एक तरीके से ये आंसर क्या है, गलत है, या इसके सबको क्या मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन मेरे को क्या है, पर्टिकुलर इसका एक पॉइंट मिल गया था एक बुक में, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल की बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर राइटर्स की बुक खुल जाती है, तो बुक के पार्ट में मुझे एक पॉइंट में मिल गया था। फिर उसके बाद जो उनके ऑप्शन आए थे या आंसर्स भी आए थे नेट के हिसाब से, ऑफिशियल की के हिसाब से, उसमें भी सेक्शन 319 दे रखा था। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फैसिलिटेट अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अब देखिए ये जनरली आपको कभी कभी बता नहीं रहते हैं, तो इसमें तो आपको फ्लूक में ही लगाना पड़ता, एस्टिमेटेड ही लगाना पड़ता। लेकिन अब आपको पता चल गया कि कौन सा फैसिलिटेट करता है, 319। वैसे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक के रेफरेंस के हिसाब से ये पर्टिकुलर आंसर सही हो गया। तो क्या बोलेंगे हम, 3 का 1
319, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करता है। तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं करवा पा रहा कि पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है, पर आप देख सकते हैं कि वो अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है 319। अब वैसे भी आएगा ही नहीं। अब फोर्थ देखिए बोल रहा है एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो देखिए जनरली मैं ये भूल गया था, ये भी एक तरीके से मान के चलिए कि इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, रीइशू ऑफ शेयर उनसे रिलेटेड ही है। अब आपको पता है कि मैंने 4 केसेस बताए थे जनरली, ठीक है, वो मैं बोल के बताया था आपको। देखिए वैसे 5 भी बोल सकते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल बोल देता हूँ कि फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में जो भी आपका अनइशूड शेयर का पार्ट है उसमें से आप क्या कर सकते हो, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो। ऑथोराइज में से जितने इशूड कर दिए, बाकी आपके अनइशूड है तो उसमें से आप फुली पेड बोनस शेयर के फॉर्म में इशू कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में तो इसका यूज़ हो जाएगा। सेकंड आ गया। अब देखिए थर्ड क्या आ गया, जैसे मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोला तो सेकंड के साथ ही थर्ड को मिला सकते थे, अलग बोल दीजिए। जैसे आपको पता है कि शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको पता है कि शेयर इशू करते हैं उस पर कमीशन पे किया, अंडर राइटिंग कमीशन है जो भी बोलते हैं, या शेयर इशू एक्सपेंस हो गए। इसी तरीके से डिबेंचर इशू करें उस पर भी ये जो मैंने बताया कमीशन हो गया या डिबेंचर के इशू के एक्सपेंस हो गए, वो सारा जो भी पार्ट आ गया वो एक तरीके से आप क्या बोलते हो यार फिक्टिशियस असेट के फॉर्म में, तो उसको राइट ऑफ करना है तो किसका यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी इसमें आ जाएगा, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, वो लिखा हुआ है आप देख लेना चाहे। फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि देखिए आप जब भी प्रेफरेंस रिडीम करते हो या हम बोल सकते हैं कि डिबेंचर्स रिडीम करते हो तो प्रीमियम पे रिडीम करते हो, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और फिफ्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जब खुद की सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, खुद के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ यानी बाय बैक की बात आती है सेक्शन 68 उसके हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे वो सारा पार्ट आ गया। तो देखिए राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये आएगा, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर आएगा, कैपिटल लॉसेस जनरली ये भी आ जाएगा। तो किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं करते। तो फोर्थ का क्या आएगा, ए। कह रहा है ना कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ए। अब फिफ्थ देखिए क्या बोल रहा है, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ। अब देखिए बोल रहा है कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, जो जनरली लास्ट में इफेक्ट को नहीं दिखाएगा, शेयर कैपिटल इशू टू एक्वायर प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़। देखिए इसमें जनरली आप ये बोल सकते हो कि शेयर कैपिटल आपने इशू करे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है, तो एक करंट हो गया और एक नॉन करंट हो गया। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरह भी हो सकता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने गूगल पे बिल्कुल ढंग से सर्च किया तो किसी किसी जगह बोल रहा है कि इसको सिंपली क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में मानते हैं जिसमें 3 एक्टिविटी आती है, तो और किसी जगह आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मान सकते हो। इसका मतलब चाहे कैश की बात कर रहे हो या वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो, क्योंकि फंड फ्लो में तो सारा पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो वैसे मान के चलिए आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ, तो इसका इफेक्ट तो दिखाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि एक करंट है एक नॉन करंट है। अब दोनों से लेकर चलना चाहिए हो। अब देखिए डिविडेंड्स ऑन शेयर डिक्लेयर्ड, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि यही आंसर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखिए थर्ड भी आपको दे रखा है कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट येट पेड। तो मैंने भी क्या करा था, मैंने यही आंसर लिया था। कैसे, क्योंकि देखिए जैसे इशू करा तो मुझे पता चला बैंक का पार्ट है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट येट पेड, तो मैंने यही सोचा था कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस केस में मैंने इसको किसकी तरह मान के चल लिया, नॉर्मल मान के चलिए कि करंट लायबिलिटी की तरह मान लिया। क्यों, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं करा। कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो मुझे पता है कि मुझे तो देना ही है, डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं करा, तो अगर मैं इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करूंगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट आएगा, उसमें इंक्रीज डिक्रीज का पार्ट आएगा और वो सोर्स या यूज़ में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके थ्रू भी हो रही है, तो फर्स्ट के थ्रू भी हो रही है और थर्ड के थ्रू भी हो रही है। परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, तो आपको पता है कि जो भी ट्रेजरी बॉन्ड ये आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, मतलब जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है तो आपको जो भी अमाउंट मिल रहा है या आप बेच रहे हो तो उसके बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है, तो जो भी खरीदने और बेचने का पार्ट है उससे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, तो जैसे इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो भी एक तरीके से किसका पार्ट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा या फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आ जाएगा, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है या कैश को अफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो इस केस में हमने ये ले लिया। अब देखिए इसको क्या मान के चला, जैसे आपने फंड फ्लो मुझसे डिटेल में पढ़ा है तो हम क्या मान के चल सकते हैं, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जब भी हम एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस के फॉर्म में मान लीजिए, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल किस में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो नॉन करंट होता है,
और जैसे डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर करते हैं तो टू प्रपोज डिविडेंड, पीएनएल टू प्रपोज, तो पीएनएल भी नॉन करंट और प्रपोज डिविडेंड भी नॉन करंट। नॉन करंट से नॉन करंट कोई भी फंड फ्लो नहीं होता क्योंकि वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे यही मान के चला है इसको क्या कि नॉन करंट से नॉन करंट है, इसलिए बोल रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंज हो रहा है तो वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो क्या नहीं दिखाएगा, ये डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड दिखाएगा, जिसे हम क्या मान के चलते हैं, एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं और करंट लायबिलिटी नहीं मान के चलते हैं। समझ गए, मैंने बताया था एक एप्रोप्रिएशन मानेंगे और एक चार्ज मानेंगे। अगर चार्ज मानेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसको करंट लायबिलिटी के फॉर्म में दिखा रहे हैं, जो कि जनरली ये मान के चलिए ये आएगा तो वर्किंग कैपिटल में आएगा, और जबकि इसको क्या है एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो नॉन करंट से नॉन करंट है, इसलिए ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम फिफ्थ का आंसर जो बोलेंगे वो क्या होंगे, सेकंड होगा। फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। अब देखिए सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब देखिए मैंने आपको यही बताया था कि एक सिंगल एंटिटी, आपको बताया कि वहाँ पे मैंने ग्रुप बताया था। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि पेरेंट कंपनी के साथ जो भी सब्सिडरी है वो आपस में मिलकर, वो यानी पेरेंट कंपनी क्या करती है, सब्सिडी के जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एक साथ लेकर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें बैलेंस शीट आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का पार्ट आ जाता है, नोट्स और जो भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वो भी एक साथ आ जाता है। तो एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में बनाया जाता है, चाहे वो फॉर्म के फॉर्म में हो, चाहे वो सब्सटेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो लीगल फॉर्म में हो, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारे ट्रांजैक्शन एक साथ ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख लेना, चाहे दे रखा है, कह रहा है इन फॉर्म द कंपनी आर वन एंटिटी, इन सब्सटेंस दे आर सेपरेट, कि फॉर्म में तो कंपनी एक है लेकिन सब्सटेंस की जब एलिमेंट लेने हैं सारे, उस केस में वो सेपरेट है, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है इन फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर वन एंटिटी, ये आएगा। तो सिक्स का अपना क्या आएगा आंसर, सी आएगा। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हो, यानी मैंने जब भी आपको बताया कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट, और देखिए मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया तो उसमें मैंने आपको बताया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, कोई इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हो मशीनरी, तो उस पर डेप्रिसिएशन अभी से ही चार्ज करने लग जाते हो। चाहे आप लीगल ओनर कब बनोगे, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे, मान लो 5 साल बाद पे कर रहे हो तो 5 साल बाद लीगल ओनर बनोगे, लेकिन अभी से ही आप उसको बुक्स में दिखा रहे हो। और उस केस में आप क्या करते हो, क्योंकि जनरली आपने हायर परचेज एग्रीमेंट पे लिया है तो आप इकोनॉमिक फॉर्म में भी दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप लीगल फॉर्म में भी दिखा रहे हो और सब्सटेंस के पार्ट में भी कवर कर रहे हो। तो वैसे कंसोलिडेटेड में भी ये बोल दिया कि लीगल फॉर्म में तो आप क्रिएट करते हो क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है या जो एएस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, पर साथ में जो सब्सिडरी के जो भी एलिमेंट है उसको भी आप कवर करते हो, तो आप सब्सटेंस पार्ट को भी देखते हो। तो इन फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर वन एंटिटी। तो सिक्स का हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अब 7 देखिए क्या बोल रहा है, 7 सिंपल, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर AS21, आपको बार बार बताया हुआ है। ठीक, देखिए अगर आप AS11 बोलेंगे तो किससे रिलेटेड है, वैसे तो हम AS वाले पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस से क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर ये तो मैंने बता ही दिया। AS22 जनरली आप देखोगे तो मेरे हिसाब से टैक्सेज ऑन इनकम से रिलेटेड हो सकता है, वैसे सर्च कर लेना, इसी से रिलेटेड है टैक्सेज ऑन इनकम, क्योंकि मेरे को 23, 27 कुछ देखिए हमको भी क्या ध्यान नहीं रहते, तो AS22 शायद टैक्सेज ऑन इनकम से रिलेटेड है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम। और जो AS23 है ये तो हमें ध्यान नहीं है, क्योंकि जनरली देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बीच में यानी कहीं मैनुअली बता दिया था कि जब भी हम एसोसिएट कंपनी की बात करते हैं, देखिए एक तो क्या होती है आपकी सब्सिडरी होती है, एक एसोसिएट होती है और एक जॉइंट वेंचर कंपनी होती है। जब भी हम किसकी बात करते हैं, AS21 की बात करते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया था। पहले क्या करते थे, सिर्फ ये होल्डिंग कंपनी लेता था AS के हिसाब से, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपने सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 देखा था, उसमें क्या बोला कि होल्डिंग कंपनी, चाहे हम चाहे हम सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट कंपनी जो एसोसिएट कंपनी की बात कर रहे हैं, चाहे हम जॉइंट वेंचर की, 3 बोल रहा हूँ, चाहे सब्सिडरी, चाहे एसोसिएट कंपनी, चाहे जॉइंट वेंचर कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है और हमें पता है कि वो हमारी सब्सिडरी है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, तो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पहले कंपनीज एक्ट में तो मैंडेटरी था ही, ठीक है, AS21 के हिसाब से सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिए था। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, जैसे 30 मार्च 16 को अमेंडमेंट आया था, क्योंकि देखिए मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने क्या है पिछली, यानी मैं जब भी क्या करता हूँ पढ़ाता हूँ तो उससे पहले, या मैं MCQs बनाता हूँ तो उससे पहले प्रॉपर स्टडी करता हूँ ताकि आपके लिए कोई गलत पार्ट ना आए। तो 30 मार्च 16 को जनरली क्या है अमेंडमेंट आया था AS21 के हिसाब से, तो उसमें एसोसिएट कंपनी को भी ले लिया गया और जॉइंट वेंचर कंपनी को भी ले लिया गया, ताकि कोई डिफरेंस ना रहे कि कंपनीज एक्ट में डिफरेंस है और AS में डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया।
ठीक है। तो AS23 जनरली किससे रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और एक AS27 होता है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से स्टडी हमको करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, और तभी मैं आपको क्या कराता हूँ, MCQs करवाता रहता हूँ इनसे रिलेटेड। तो देखिए AS21 अपना आएगा कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो बनाना पड़ता है वो किसको देख के, चाहे सब्सिडरी कंपनी हो, चाहे एसोसिएट हो, और चाहे जॉइंट वेंचर कंपनी हो। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 8 एक्स लिमिटेड परचेज 70% ऑफ शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 1 लाख। अब देखिए ये तो परचेज कंसिडरेशन है, अरे यार ये बीच में क्या आ गया, चलो ठीक है हट गया। तो ये बोल रहा है एक्स लिमिटेड परचेज 70% ऑफ शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 1 लाख, ये आ गया परचेज कंसिडरेशन का पार्ट। शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड वाज ऑफ ₹70,000 एंड इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंट टू 90,000, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए इसमें क्या था कि आप देख सकते हो कि 70% किसका है, एक्स लिमिटेड का, ये होल्डिंग कंपनी है, तो बाकी 30% किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का होगा। समझ गए। अब देखिए इसमें मैंने जनरली क्या है कि आपको क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने के लिए, आपने आंसर किए, तो सबके रॉन्ग है, सब क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ऑप्शन बता रहे हैं, जबकि आपको पता है कि जब एग्जाम में आया था और इसकी ऑफिशियल आंसर की आई थी तो 9 लिखा हुआ आया था, ऐसे बोल सकते हो, या जुलाई 16 है ना, स्टार भी लिखा हुआ आ सकता है। देखिए 9 या स्टार का मतलब क्या है कि या तो सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है या क्वेश्चन ही क्या एक तरीके से इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब आपको बोनस मार्क मिलेंगे। तो इसमें बोनस मार्क क्यों मिले, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर वाई लिमिटेड की शेयर कैपिटल 70,000 है, उसमें से 70% आपका है, 30% माइनॉरिटी का है, यही तो निकाला था हमने। आपने नेटवर्थ नहीं निकाली थी कि शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी, और माइनॉरिटी में मैंने क्या बोला था, शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी कौन है, वाई लिमिटेड, उसमें से शेयर कितना होगा, बाकी 30%। वो मैंने निकाल के नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप नेटवर्थ निकाल रहे हो तो उसमें से अगर आप शेयर होल्डिंग का निकाल रहे हो तो बाकी सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट किसका बन जाएगा, माइनॉरिटी का। लेकिन माइनॉरिटी में एक और एडवांटेज क्या होता है कि प्री वाले पार्ट तो एक तरीके से नेटवर्थ में आता ही है, लेकिन पोस्ट वाला पार्ट भी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो हिस्सा है माइनॉरिटी का, वो भी इसके साथ ही आ जाता है, यानी प्री भी साथ और पोस्ट भी साथ। जबकि होल्डिंग में क्या होता है डिफरेंस, नेटवर्थ में अलग निकालना पड़ता है, जिसमें जनरली प्री वाला पार्ट आता है, ऐसे बोल सकते हो पेड अप कैपिटल, प्री एक्विजिशन, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का लॉस बताया था फॉर्मेट में। और जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वाला पार्ट है उसमें होल्डिंग कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा आता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का। जबकि माइनॉरिटी में क्या फ़ायदा होता है, प्री का भी जो पार्ट है, या पेड अप कैपिटल, जो रिजर्व का पार्ट बोला, ओपनिंग बैलेंस का, या जितने भी आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का उसका पार्ट बोला और पोस्ट का बोला, वो एक साथ आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए पोस्ट तो है ही नहीं कहीं, ये मान के चलिए, क्योंकि एक्यूमुलेटेड है तो प्री होगा, शुरू का ही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 70 और 90, 160 का 30% कितना होता है, 48, या 70 का 30%, 90 का 30%। 70 का 30% होता है 21,000, ठीक है, और 90 का 30% होता है 27,000। दोनों को टोटल करो तो कितना आएगा, 48। अब बताओ यहाँ पे कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको बोनस मार्क ही मिलते। ठीक है, अब आपने कईयों ने 40 दे दिया 1000 जवाब, किसी ने 70 दे दिया, कोई 1 लाख दे देगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन तो आपको लगा के आने चाहिए थे, क्योंकि आपको क्या मिलते हैं, बोनस मार्क मिलते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो जब भी आपको लगे तो आंसर तो दे के ही आइए। लेकिन इसमें मैंने नीचे क्या लिख दिया है, बोनस मार्क, आंसर इज़ रॉन्ग, और करेक्ट आंसर या करेक्ट आंसर इज़ 48,000, ये मैंने लिख दिया जब आपको PDF करेक्ट वाली मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर AS21 इज, ये जून 2015 का है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शनल, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। अब देखिए इसका आंसर तो क्या था, जून 15 के अकॉर्डिंग, जब जून 15 में आया तो उस वक्त के हिसाब से लोगों ने दिया होगा, तो उस वक्त के हिसाब से था मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। अब देखिए होता है एक तो AS21 होता है, एक आपको पता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारी कंपनी, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, उनके लिए सबके लिए मैंडेटरी है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी कर रखा है। अब देखिए AS21 का मैंने सर्च किया, कहीं पे भी पर्टिकुलर नहीं दे रखा, तो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर मुझे PDF में मिला था, जो KPMG आप जानते हो, बड़ी कंपनी, यानी बिग 4 ऑडिट फॉर्म बोलते हैं, उसके हिसाब से मैंने उनके एक जर्नल या पब्लिकेशन में देखा था। उसमें लिखा हुआ था कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से क्या होता था कि हम बोल सकते थे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, या जॉइंट वेंचर में। एसोसिएट क्या है, जहाँ पे आपके 20% या उससे ज़्यादा शेयर सामने वाली कंपनी में है।
जॉइंट वेंचर क्या है, जब आप जॉइंट कंट्रोल रख के बैठे हो, मान के चलो 50-50% वो जॉइंट कंट्रोल आ गया, तो उस केस में क्या बोलते थे, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड। ये मैं आपको दे दूंगा अगर आपको पर्टिकुलर वो जर्नल या पब्लिकेशन का पार्ट चाहिए, अगर देखना है तो, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर देखिए AS21 के हिसाब से 30 मार्च 16 तक डिफरेंस क्या था कि सिर्फ होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड ही आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट बना सकते हो, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड नहीं जरूरत थी, लेकिन डिफरेंस था तो उसको सही कर दिया गया। तो अब मेरे हिसाब से जो ये मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी था वो सेबी के अकॉर्डिंग था, किसके हिसाब से, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग था। लेकिन आपको पता है कि कन्फ्यूजन था, कंपनीज एक्ट अलग था और AS21 में अलग था, इसलिए उसको सही कर दिया गया। तो आप बोल सकते हो कि सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। अब देखिए आंसर तो मैं जून 15 के हिसाब से दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर AS21 इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। नहीं तो मैं एक और बार कंफर्म करके देख लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बार कंफर्म किया, या जो CA स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं तो उनसे मैं जनरली पूछ के देख लूँगा कि इसमें पर्टिकुलर क्या पार्ट है। लेकिन मेरी तरफ से जो मैंने पूरा पार्ट कंफर्म किया उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि AS21 के हिसाब से भी अब क्या हो गया, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज ही है, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है। उस वक्त के हिसाब से हमने क्या देखा, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज, तो उस वक्त के हिसाब से ये आंसर है। तो मैंने अभी यही लगाया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर मैं क्या करूँगा कि पर्टिकुलर किसी से पूछ के पूरा का पूरा पार्ट कंफर्म करके आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने क्या करा, बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल देखिए, उसके हिसाब से देखा, तो मुझे यही लग रहा है कि डी पॉइंट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज है। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज है तो ज़रूर बताइएगा। 10th असर्शन ए दे रखा है, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनीज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कितनी बार बताया कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, आपको पता है, तो उस केस में जो डिविडेंड पे किया गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है, और जनरली वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम होता है। और मैंने एंट्री क्या बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, आपसे ये पूछ लिया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या बोल दिया कि आपने गलती से उसको PNL में क्रेडिट कर दिया। कौन करता है क्रेडिट, होल्डिंग कंपनी करती है। कौन करती है, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसके लिए वो इनकम होती है। तो देखिए उसने टू इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक टू क्या कर दिया, डिविडेंड कर दिया, फिर डिविडेंड को PNL में डाल दिया, तो बैंक टू PNL कर दिया, नेट एंट्री। अब अगर PNL में डाल दिया तो इनकम क्रेडिट कर दी उसने, तो उसको क्या करना है, अब रिवर्स करना है। रिवर्स करना है तो क्या करेगा, PNL को डेबिट करेगा। बैंक तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, जो ये टू इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तो टू इन्वेस्टमेंट कर देगा। आपको रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री आती है ना, वैसे ही। तो देखिए PNL डेबिट कर दिया और टू इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये रेक्टिफाई एंट्री हो गई। क्या पता कभी आपसे पूछ सकता है कि रेक्टिफाई एंट्री बताइए, अगर आपने ये गलती की है, याद रखना ये सही एंट्री है और ये आप करना भूल गए थे और जनरली आपने ये कर ली, आपने अपने PNL में दिखा दिया डिविडेंड को, जबकि आपको क्या करना था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस करना था। तो देखिए असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम होता है, और पोस्ट एक्विजिशन है तो बैंक टू PNL होता है। ठीक है, और प्री का है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट है, ये तो ठीक है। डिविडेंड पेड, रीजन में क्या बोला, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ कैपिटल टू होल्डिंग कंपनी। देखिए जैसे नॉर्मल आप ये भी सोच सकते हैं कि जब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है, अगर आपने चैप्टर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का देखा तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी होता है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं जनरली, कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उससे पहले का प्रॉफिट है तो वो भी किस में जाता है, कैपिटल लेजर में जाता है। ठीक है, तो वो कैपिटल लेजर में क्यों जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट वाला पार्ट जो होगा, बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके बाद वाला पार्ट जाएगा, वैसे आपने एक्वायर किया उसके बाद का पार्ट आपका रेवेन्यू का कहलाएगा, तो उससे पहले तो कैपिटलाइज ही होगा जो भी प्रॉफिट है। तो ये बोल रहा है कि अगर सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला है जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से मिला है, तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा, होल्डिंग कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल की, जो उसने कैपिटल लगाई है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी उसको क्या मिल रही है, रिटर्न मिल रही है। तो जनरली ये मानते हुए एक तरीके से क्या माना जाएगा, कैपिटलाइज किया जाता है। तो एक तरीके से रीजन बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ A and R आर करेक्ट। 10th का क्या बोलेंगे, बोथ A and R आर करेक्ट। ठीक, तो ये 10th का A हो गया। अब देखिए 11th में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रॉफिट अर्न बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज, तो सीधी सी बात है होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होगा, वो कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट अर्न बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, जो भी यानी कंसोलिडेट के लिए कैपिटल प्रॉफिट मान लिया जाएगा। कैपिटल रेवेन्यू आपको पता है, तो आपको पता है कि प्री एक्विजिशन से रिलेटेड कैपिटल प्रॉफिट और पोस्ट से रिलेटेड क्या हो गया, आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये सोचना है, इतना ज़्यादा टिपिकल मत सोचना कि किसके लिए क्या होगा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या दे रखा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड्स शेयर इन शेयर कैपिटल,
शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, देखिए शेयर मतलब प्रोपोर्शनेट पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि होल्डिंग का भी प्रोपोर्शन होता है और माइनॉरिटी मतलब आउटसाइडर का प्रोपोर्शन भी होता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड किया था, शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार मैं आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट बता देता हूँ, 1 मिनट में सीधा लेके चल लेता हूँ। ये देखिए पर्टिकुलर फॉर्मेट जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो देखिए पेड अप शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी उसमें से जैसे आपका 70% है, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा था अभी, तो 70% एक्स ने वाई लिमिटेड के खरीदे, तो आपको पता है कि 30% माइनॉरिटी का है, तो 70% यहाँ आ रहा है क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी का शेयर है। माइनॉरिटी का कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम से, जो कि मैंने 4th या 5th नंबर पर बना रखा है, जैसे 3rd है फिर 4th नंबर पर फॉर्मेट था, लेकिन मैंने ये पूरा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेम टू सेम पार्ट वहाँ पर क्यों उतार के करता, तो बस मैंने वहाँ पे लिख दिया था शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी, और मैंने आपको बोला था समझ जाना कि ये सारा का सारा पार्ट सेम आएगा। तो देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी का शेयर ये बोल रहा है, शेयर इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, शेयर इन बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉफिट से रिलेटेड, रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड और प्री से रिलेटेड पार्ट आ रहा है। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व क्यों बोलता है, या प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट क्यों बोलता है। आप बोलते हो सर साल के दौरान भी तो रिजर्व होते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ उसमें से प्री एक्विजिशन वाला यहाँ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट वाला तो इसका जो पार्ट है वो किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल वाले पार्ट में चला जाएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल के बताया था ये वाला, तो यहाँ पे आपको पता है कि शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, देखिए प्री और पोस्ट वो सब्सिडी से रिलेटेड था, मैंने गलती से भी पहले क्वेश्चन में होल्डिंग में बोल दिया था, वो सब्सिडी से रिलेटेड है, ध्यान रखना है ना। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें से जो हिस्सा है वो कितना है, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल प्लस प्रॉफिट दे रखा है और पोस्ट एक्विजिशन का जो हिस्सा है प्रॉफिट का, तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आपका नेट वर्थ में चले जाता है होल्डिंग का। लेकिन जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देखिए मैंने क्या बोला कि जो ऊपर आपने पूरा वर्किंग नोट देखा जो आपका होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड था, सेम ऐसा का ऐसा बनाइए माइनॉरिटी से रिलेटेड। तो ये आपने पूरी की पूरी लाइनें बना दी कि पेड अप शेयर कैपिटल में कितना है, ओपनिंग रिजर्व में कितना है, प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट में कितना है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना है, फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो लॉस में हिस्सा कितना है, रिवोल्यूशन का लॉस कितना है, निकल गया, तो ये निकल के आ गया, समझ गए। फिर उसमें अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है तो उसमें से आपका हिस्सा कितना है, और अगर लॉस है तो उसमें से आपका कितना हिस्सा है। तो देखिए प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों में से एक चीज़, अगर लॉस है तो लेस कर देंगे और प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्री भी साथ आ गया, पोस्ट भी साथ आ गया, जबकि होल्डिंग का प्री नेटवर्थ में जाता है और पोस्ट से रिलेटेड जो पार्ट है वो कंसोलिडेट प्रॉफिट में जाता है, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पे देख लेना अब आप, ये रहा, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड शेयर कैपिटल में से जो शेयर, कैपिटल प्रॉफिट में जो शेयर, और देखिए रेवेन्यू, तो आपको पता है कि ये प्री और ये पोस्ट, ये भी क्या है शेयर कैपिटल एक तरीके से, प्री मान लीजिए, तो आपको पता है कि ये प्री है और ये क्या है पोस्ट है। अगर प्रॉफिट की बात करूंगा तो देखिए प्री एक्विजिशन कैपिटल प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू प्रॉफिट, तो माइनॉरिटी में ऑल ऑफ द अबव आएगा, तो 12 का क्या आएगा डी। अब डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, तो आप अगर एमसीक्यूज भी देखेंगे मेरे तो आपको थोड़ा सा क्या आ जाएगा, पिछले पार्ट का याद आ जाएगा सारा का सारा पार्ट। होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज एडजस्टेड इन, ये बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी शेयर्स इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल shown on asset side of balance sheet, revenue profit, none of the above। देखिए अभी अभी बताया था कि सब्सिडरी कंपनी की जो भी नेट वर्थ है उसमें से होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा आएगा, तो देखिए क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी की जो नेट वर्थ उसमें से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, तो वो जनरली किस में आता है, नेटवर्थ। और नेटवर्थ किसके लिए कैलकुलेट करने के लिए काम आती है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मतलब वो किस में होगा, एडजस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप ऐसे बोलते हो ना, कैसे निकालते हो कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट COI, ये बोलते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ। अब देखिए ऐसे बोलते हैं शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी, ये निकालते हो। तो जनरली या तो अलग निकाल लीजिए या पर्टिकुलर ऐसे निकालिए, जिसके थ्रू क्या निकल के आएगा, COC मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल निकल के आएगी। अगर पॉजिटिव का पार्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट ज़्यादा है और नेटवर्थ कम, तो COC निकल के आएगी। और अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है और नेटवर्थ ज़्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं, होल्डिंग कंपनी के लिए एक तरीके से बेनिफिट है और वो कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। तो इसलिए एडजस्ट किसके लिए काम आएगी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बोला, समझ गए। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट बोले तो वो किस में आएगा, वो आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आएगा, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल या कैपिटल रिजर्व के लिए नहीं आएगा, समझ गए। फिर वो रेवेन्यू प्रॉफिट से रिलेटेड होता, वो किससे होता, रेवेन्यू प्रॉफिट से रिलेटेड होता, समझ गए।
तो अगर पोस्ट से रिलेटेड है वो रेवेन्यू, और प्री मतलब कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमेशा कैपिटल प्रॉफिट बोले, और वो हमेशा कहाँ आते हैं, नेट वर्थ में आते हैं, ठीक, जो भी होल्डिंग कंपनी का शेयर होता है। तो इसका आंसर ए होगा। 14 देखिए, सब्सिडरी कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन व्हेन कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, it operates under several long-term restrictions which significantly impairs its ability to transfer fund to the parent, always included for consolidation both A and B। अब देखिए, आपको मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया नहीं था, मेरे को लगा कि आएगा नहीं, लेकिन फिर मुझे क्या है, पर्टिकुलर पास्ट ईयर के एमसीक्यूज, या बोल सकते हैं कि पास्ट ईयर तो नहीं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में दिख गया, तो मुझे लगा अब आपको बता देना चाहिए, और मैं इसका नीचे ना थ्योरेटिकल पॉइंट आपको कवर करा दूंगा। तो मैंने क्या करा, जो आपको सॉल्व PDF मिलेगी उसमें जनरली इसको कवर कर दिया, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सॉल्व PDF है, तो इसके साथ देखिए मैंने यहाँ कवर कर दिया। ये बोल रहा है कि सब्सिडरी कंपनी को आप जब भी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो तो उसके डेटा को इनकॉर्पोरेट करते हो। तो ये बता रहा है कि ऑलवेज लेते हो, नहीं, दो पर्टिकुलर एक्सक्लूजन के पार्ट आ गए, जिस केस में क्या होता है कि आप सब्सिडरी कंपनी का जो भी डेटा है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते। जरूरी नहीं कि सब्सिडरी कंपनी के डेटा को आप कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लो। तो दो रीजन कौन से हैं जो ये बता दिए, वो ये, इसका डिटेल पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये बोल रहा है एज पर AS 21, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ए सब्सिडी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन व्हेन कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, मतलब होल्डिंग कंपनी का जो कंट्रोल है वो टेम्पररी है। इसका मतलब वो इन्वेस्ट कर रही है किसके लिए, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नियर फ्यूचर में इसको क्या करना है, इसको डिस्पोज करना है। बिकॉज द सब्सिडी इज एक्वायर्ड एंड हेल्ड एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू टू इट्स सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर, कि अभी खरीदा, अब पता है कि 3 महीने बाद बेचना है, 4 महीने बाद बेचना है, तो होल्डिंग कंपनी को पहले से ही पता है कि मुझे टेम्पररी इसमें इन्वेस्ट करना है। एक तो ये पॉइंट, तो उस केस में कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है होल्डिंग कंपनी को। होल्डिंग कंपनी क्या बोलती है कि मैं तो इसको 3 महीने में बेचने वाली हूँ, 4 महीने में बेचने वाली हूँ, ठीक है। बी पॉइंट, इट ऑपरेट्स अंडर सेवेर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन विच सिग्निफिकेंटली इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड टू द पेरेंट। देखिए, अब किसी भी तरीके से ये बोल सकते हैं कि सब्सिडरी कंपनी पे लॉन्ग टर्म के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, जो होल्डिंग कंपनी है ना उसमें फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सब्सिडरी कंपनी एबल नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर फंड है वो होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर पाए। तो इस केस में होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगी, ये हमें फंड ही ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, या ट्रांजेक्शन जो भी है वो हमारे में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडरी को रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो होल्डिंग कंपनी बता देगी इसको रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, हमने इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है, हम क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन का पार्ट है। तो इसलिए हमें क्या कर दो, छोड़ दो पर्टिकुलर पार्ट के लिए, और हमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो AS 21 में यही पार्ट लिया गया। इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट सच सब्सिडी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में क्या बोल दिया, अगर आपने कंसोलिडेट पार्ट में नहीं लिया, यानी AS 21 के अकॉर्डिंग नहीं लिया, या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिया, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है, तो तब AS 13 आ जाता है इन पर्टिकुलर दोनों केसेस में। तब उसको कैसे दिखाना पड़ता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना पड़ता है। द रीजन फॉर नॉट कंसोलिडेटिंग ए सब्सिडी शुड बी डिस्क्लोज इन द कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आपका यहीं पे देख लेते हैं सीधा, अब वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए 15 का आंसर तो आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको पता है, एक्सिस ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर ओवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नन ऑफ द वो। तो क्या जाएगा, आपको पता है कि पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, नेट वर्थ। अब आपको पता है कि सब्सिडी कंपनी के नेट वर्थ में आपका जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा। तो होल्डिंग कंपनी का जो नेटवर्थ का हिस्सा है, हम बोल सकते हैं सब्सिडी कंपनी के जो नेटवर्थ का हिस्सा है जो कि होल्डिंग कंपनी के पास है। तो अब ऐसे बोलूँगा कि होल्डिंग कंपनी के पास जो नेटवर्थ है, अगर वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो उसके लिए फ़ायदा है, तो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। अगर कम है तो उस केस में कहा जाएगा, गुडविल में जाएगा। या कॉस्ट में से अगर ये लेस कर दिया और कॉस्ट ज़्यादा है तो गुडविल है, और कॉस्ट कम है तो कैपिटल रिजर्व। तो आपको पता है कि कॉस्ट कम है और ये पार्ट ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। तो 15 का बी पार्ट आ जाएगा। अब देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब देखिए सिंपल पार्ट है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो अब आपको सिंपल लगेंगे, वैसे शुरू में आपको टिपिकल लगे होंगे क्योंकि कुछ पॉइंट आपको नहीं पता होंगे। यहाँ पे बोल रहा है एवरी होल्डिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या आएगा आपका ट्रू, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी है, उसको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारा पर्टिकुलर पार्ट वो बनाएगी, कौन, होल्डिंग कंपनी, ठीक। तो ट्रू है।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज द इक्विटी हेल्ड बाय द आउटसाइडर इन द सब्सिडरी कंपनी। देखिए नॉर्मल पार्ट आपको बताइए, क्योंकि आपको जनरली मैंने ये बताया कि पेड अप कैपिटल में जो आपका हिस्सा है जैसे होल्डिंग कंपनी का, तो बाकी हिस्सा किसका होगा, आउटसाइडर का होगा। तो इक्विटी हेल्ड बाय आउटसाइडर वो पर्टिकुलर पार्ट आ गया। रिजर्व में जो हिस्सा है प्री से रिलेटेड, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी जो हिस्सा है वो सारा पार्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही पर्टिकुलर पार्ट बोल रखा है, तो ट्रू है। अब देखिए थर्ड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी जो गुडविल है इज द एक्सिस प्राइस पेड फॉर इन्वेस्टमेंट ओवर एंड अबव प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडी कंपनी की नेट एसेट खरीदी है उसका जो प्रोपोर्शनेट शेयर है, जितना शेयर खरीदा 70% 60%, और आपको पता है कि अभी भी बताया था एक्सिस प्राइस पेड फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और शेयर ऑफ नेटवर्थ कम है तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आएगा, इसका मतलब गुडविल का पार्ट आएगा। और नेटवर्थ का शेयर ज़्यादा है तो वो कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में आएगा, तो ये भी ट्रू है। फिर फोर्थ बोल रहा है देर इज नो नीड टू शो इंटर कंपनी डिविडेंड इन द कंसोलिडेट पीएनएल। देखिए कंसोलिडेट पीएनएल मैंने आपको बताया ही नहीं, पर मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें पर्टिकुलर क्या एक फॉर्मेट ही बताना था और फॉर्मेट सेम ही बनता जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में बता दिया, तो सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो अब सोचिए कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को डिविडेंड दिया, सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी को दिया, होल्डिंग ने सब्सिडी को दिया, ये मान के चलिए। वैसे तो क्या होता है आपके जितने भी केस है उसमें सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी को दिया, ये आपको पता है, तो वह इंटर कंपनी डिविडेंड है। ठीक, तो ये बोला देर इज़ नो नीड टू शो, बिल्कुल ट्रू, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ने पे किया एक को मिला, तो पर्टिकुलर दिखाने की इसमें बोला ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि डिविडेंड जो भी आएगा वो कौन सा आएगा, पोस्ट वाला ही आएगा। तो पोस्ट वाला जितना भी म्यूचुअल अमाउंट है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, जितना सब्सिडी ने पे किया और जितना म्यूचुअली उसका आ रहा है, तो म्यूचुअल जितना भी होगा वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी देखिए प्री पार्ट तो वैसे ही आपका क्या होता है, जब आपको मिलता है अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से रिलेटेड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो वैसे ही पीएनएल में नहीं जाता, तो वो म्यूचुअल है ही नहीं। तो ये इंटर कंपनी डिविडेंड मतलब क्या बोल रहा है, म्यूचुअल जो भी डिविडेंड है याद रखना, ठीक है, तो वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। फिर बोल रहा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए कैपिटल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन ऑन सच अमाउंट इज ए रेवेन्यू लॉस। देखिए सीधी सी बात है, ये नॉर्मल भी आपको पता है कि जब मैंने आपको सब्सिडी कंपनी का डेप्रिसिएशन निकाल के बताया था एडिशनल सेविंग, तो सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट हुआ था। लेकिन जब मैंने उसका रिवैल्यूएशन किया था कि 1 लाख की बुक वैल्यू और 1,50,000 हो गया, आपको ध्यान हो तो एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो 50,000 हो गया था, एक जगह वो 15 से शायद या 20 से 15 हो गया था। तो हमें पता है कि जब 1 लाख से 1,50,000 हुआ तो वो रिवोल्यूशन के प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो नेटवर्थ वाले पार्ट में जाएगा। वो किससे रिलेटेड जाएगा, सब्सिडी कंपनी की जो नेटवर्थ है उसमें से होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है, तो आपको मैंने बताया था वो प्री से रिलेटेड, ठीक, तो वो कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड पार्ट में ही जाएगा, ये याद रखना। तो इसलिए क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट में एक हिस्सा होल्डिंग का हो जाएगा और एक माइनॉरिटी का हो जाएगा। और माइनॉरिटी है अगर 100% आपने ले रखी है तो सारा आपका हिस्सा, 70% आपने ले रखी है तो 30% बाद में किसका होगा, माइनॉरिटी का होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रू, ठीक। सिक्स्थ क्या बोलेंगे, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी मस्ट बी द सेम। अब देखिए ये जरूरी नहीं है होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर सेम हो, पर सेम होता तो अच्छी बात होती, हमें दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉल्स है, ठीक है। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग है, तो ज़रूरी नहीं है होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर सेम हो। फिर 7th पॉइंट और 8th में आपको बार बार बता चुका हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखिए क्या बोला, डिविडेंड पेड ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रिएटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडी अकाउंट, ट्रू, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है मस्ट बी क्रिएटेड टू इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ठीक, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के हिसाब से देख रहे हैं डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रिएटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ द सब्सिडी अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडी अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, होल्डिंग कंपनी मेंटेन करेगी। तो होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक टू इन्वेस्टमेंट ही आएगा। और यहाँ पे देखिए डिविडेंड पेड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मस्ट बी क्रिएटेड टू पीएनएल, क्योंकि बैंक टू डिविडेंड और डिविडेंड टू पीएनएल, तो डिविडेंड से डिविडेंड कट गया और बैंक टू पीएनएल बच गया, तो ये भी ट्रू है। 9th, फॉर कैलकुलेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट देयर इज नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। देखिए मैंने आपको क्या बताया बार बार कि जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, सब्सिडरी कंपनी के नेटवर्थ में होल्डिंग का हिस्सा है, वो नेटवर्थ में जाएगा प्री वाला पार्ट, और पोस्ट वाला पार्ट कंसोलिडेट प्रॉफिट में जाएगा। जबकि माइनॉरिटी का तो अलग से अकाउंट खुलता है, ठीक है, तो माइनॉरिटी का अलग से अकाउंट खुलता है, तो प्री वाला पार्ट और पोस्ट वाला पार्ट एक साथ आता है, वो एक साथ एक पर्टिकुलर अकाउंट में बनता है। ये देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप देख सकते हैं माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी का जो ये शेयर ऑफ आउटसाइडर वाला पार्ट है नेटवर्थ में, तो नेटवर्थ में तो शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है,
प्री एक्विजिशन के ट्रेडिंग प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, इसमें कितना हिस्सा है, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, और देखिए पोस्ट, तो देखिए यहाँ प्री भी आ गया और पोस्ट भी आ गया, दोनों आ गया ना, तो डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ढंग से पढ़िए, देर इज़ नीड टू डिस्टिंग्विश, इसलिए फॉल्स हो गया। अगर बोलता है देर इज़ नो नीड टू डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रू होता। तो यहाँ पे जैसे देर इज़ नीड टू डिस्टिंग्विश आ गया, इसलिए गलत हो गया। ठीक, तो फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए अब फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देर इज़ नो नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी। अब देखिए अभी अभी जस्ट बताया मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में कि आप देखिए ये वाला जो पार्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी के नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, तो ये सारा ज़्यादातर प्री है और कैपिटल प्रॉफिट से लिंक है। किससे लिंक है, कैपिटल प्रॉफिट से। और आपको मैंने जब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बताया तो उसका जो पोस्ट का हिस्सा होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू से रिलेट होता है। तो सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसमें से जो पोस्ट का पार्ट है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट है, उसमें से जो इसका हिस्सा है, किसका हिस्सा, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है। तो होल्डिंग कंपनी के पार्ट को आपने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो नेटवर्थ में और एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, मतलब एक पीएनएल वाले पार्ट में इंक्लूड कर दिया, और एक आपने नेटवर्थ मानते हुए बैलेंस शीट के फॉर्म में दिखा दिया, अलग अलग कर दिया बिल्कुल। तो जब अलग अलग कर दिया तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, यहाँ पे अब नो नीड आ गया फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि फ़र्क करने की ज़रूरत होती है। कैपिटल वाले पार्ट को ही आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए लेते हो, रेवेन्यू वाले पार्ट को आप कंसोलिडेट प्रॉफिट में दिखाते हो, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे नीड टू आता कि डिफरेंस करने की ज़रूरत होती तो हम क्या बोलते, ट्रू होता, सही होता। तो देखिए इस तरीके से आपको डिफरेंस करते हुए पता हुआ आना चाहिए। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं ओनली एक्सटर्नल कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ आर शोन एज फुटनोट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बट इंटरनल कंटिजेंट लाइबिलिटी आर नॉट शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए अभी ट्रू क्यों है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बीआरबीपी का बताया और मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो जितना आपका ऊपर बैलेंस शीट में दिया होता है बीआरबीपी का, मतलब म्यूचुअल ड्यूज, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो याद रखना जितने नीचे क्या होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी के फुटनोट में दिए होते हैं, अगर उतना म्यूचुअल कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो वो भी खत्म हो जाती है। जैसे अगर हमने बोला कि टोटल मिला के कंटिजेंट लाइबिलिटी 40 की दे रखी है और ऊपर मान के चलिए कि बीआरबीपी दे रखे हैं कि हमारे पास बीआर 10,000 है और सामने वाली सब्सिडरी की बीपी 10,000 है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अब मैं और कुछ भी नहीं ले रहा अमाउंट, मान के चल रहा हूँ कि और बीआरबीपी और किसी का नहीं था, आप लेके चलो तो लेके चल सकते हो, लेकिन कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए जैसे ही हमने म्यूचुअल कैंसिल कर दिया तो बीपी टू बीआर हो जाएगा, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने बैंक से डिस्काउंट करा दिए, तो मैंने जैसे ही 10,000 डिस्काउंट करा दिए तो मेरे पास से 10,000 चले गया। अब आपको पता है कि जैसे ही मेरे पास से 10,000 चले गया, बैंक से डिस्काउंट करा दिया, तो अब म्यूचुअल ड्यूज़ का पार्ट रहा ही नहीं क्योंकि 10,000 पूरा चले गया, और बीपी का पार्ट सामने वाली सब्सिडरी अभी भी दिखा रही है, तो मुझे लाइबिलिटी के फॉर्म में उसको दिखाना पड़ेगा और म्यूचुअल के फॉर्म में नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने बैंक से डिस्काउंट करा दिया तो वो हट गया। अब बैंक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सब्सिडरी से मांगेगा, और सब्सिडरी किसकी है, हमारी है, हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़ेगी। और अगर बैलेंस शीट की डेट तक हमने पेमेंट नहीं करा तो वो बीपी हमारा कहाँ दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि अगर दोनों के कोई म्यूचुअल ड्यूज़ यहाँ पे दे रखा है तो उतने से आपको वो भी हटाना पड़ेगा। तो 40 में से मान लो 10,000 जो म्यूचुअल थे, ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में, वो हटा दिए गए, तो बाकी कितने बचे, 30 और 30 बचे। तो 30 किससे रिलेटेड है, एक्सटर्नल से रिलेटेड है। तो जो इंटरनल मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी से रिलेटेड जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो आपको हटानी पड़ेगी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, और सिर्फ क्या दिखानी पड़ेगी, एक्सटर्नल कंटिजेंट लाइबिलिटी ही आपको दिखानी पड़ेगी। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, जो सब्सिडरी कंपनी से लिंक नहीं हो, किसी बाहर किसी और पर्टिकुलर पार्टी से लिंक हो। तो 11th में हम क्या बोलेंगे, ट्रू। अब देखिए 12 और 13 का पार्ट आपके बोनस शेयर से रिलेटेड है। ये बोल रहा है इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट और रिजर्व। ऐसे भी आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में याद रखना, और इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ रिजर्व विल हैव नो इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ट्रू। तो जब भी क्या कर रहे हो आप, कैपिटल प्रॉफिट या रिजर्व का यूज़ कर रहे हो और बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो ये बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 13 में क्या बोल दिया, issue of bonus share out of post acquisition profit by subsidiary company has the effect of increasing the paid up value of share and reducing the cost of goodwill of the holding company। तो ये क्या है, ट्रू है। तो याद रखना पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्री से क्या होगा,
सब्सिडी कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करेगी होल्डिंग कंपनी को, और किस में इशू करेगी, अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से अगर इशू करती है, तो उस केस में पेड अप वैल्यू क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी की बढ़ जाएगी शेयर की, और कॉस्ट ऑफ गुडविल जो भी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। याद रखना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट जो भी आएगा यानी गुडविल का पार्ट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, या कैपिटल लेजर में पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है sometime the bonus share issued by the subsidiary company, it enhances the number of share held by the holding company. Its treatment depend upon the sources from which bonus share are issued out. देखो सीधी सी बात है कि अगर कैपिटल इशू की गई है तो उस केस में आपको पता है कि ये किस में से की जाती है, फ्री रिजर्व में से की जाती है। एंट्री क्या की जाती है, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व जो भी है, अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जनरल रिजर्व की जगह अगर आपने कैपिटल में से कर ली और कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ कर लिया, तो जनरली क्या हो गया, वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का पार्ट आ गया। तो बोल रहा है कि जब वो पार्ट आता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर पोस्ट का पार्ट आता है तो इफेक्ट पड़ता है, जिसमें क्या बोल दिया, दो पार्ट, एक तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगी, और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट है, गुडविल का पार्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इशू ऑफ बोनस शेयर में दो पार्ट बोल दिए, वही के वही। सबसे पहले वही, अगर कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हो, नो इफेक्ट इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये बोल रहा है कि अगर करंट प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में किया जाए, द होल्डिंग कंपनी शेयर इन द करंट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट फॉर बोनस इशू। अल्टीमेटली इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इट विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि एक तरीके से पेड अप वैल्यू शेयर आपकी इंक्रीज हो जाती है, और ये कॉस्ट ऑफ गुडविल को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे देख लिए, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक, देखिए इसका ट्रीटमेंट तो बता नहीं सकता क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन बड़ा आता है, और इसका हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस भी नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली आपका जो भी प्रैक्टिकल आएगा वो किससे आएगा, मैं बोल सकता हूँ कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट आपका आ सकता है, पर्टिकुलर आपके प्री और पोस्ट से रिलेटेड प्रॉफिट का पार्ट पूछ सकता है, लेकिन उसके अंदर के बहुत सारी चीज़ें होती है डिटेल, वो इतना नहीं पूछेगा, जनरली वो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ही पूछेगा। तो यहाँ पे याद रख लेना कि क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ गुडविल है वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, और जो पेड अप वैल्यू है शेयर की होल्डिंग कंपनी की वो इंक्रीज हो जाएगी। इट एनहांस द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ये भी तो बोल रहा है, तो उस केस में जनरली पार्ट आता है। अब 14 देखिए क्या बोल रहा है, नो कंपनी कैन बिकम द सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। फॉल्स है, आपको पता है कि कोई भी कंपनी बन सकती है अगर सामने वाली कंपनी ने क्या कर दिया, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन में कंट्रोल कर लिया, या इनडायरेक्टली एक तरीके से होल्ड कर दिया। इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए तो बता देता हूँ। जैसे ए कंपनी के पास एक्स और वाई की होल्डिंग थी, ए होल्डिंग कंपनी और एक्स और वाई सब्सिडरी है, इसके पास 60% थे और इसके पास भी 60% थे, मान लो ए की मान लो, और क्या, और एक्स के पास जेड के थे और वाई के पास भी जेड के थे। एक्स के पास कितने थे, 27%, और वाई के पास भी 27। तो देखिए 27 + 27 54% हो गए। तो आपको पता है कि ए के पास एक्स के थे और वाई के थे, तो डायरेक्टली इनको कंट्रोल कर रही है और इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करेगी। तो जेड एक तरीके से इनडायरेक्टली ए की क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी, यानी ए होल्डिंग कंपनी किसकी, जेड की है। ठीक है, एक्स की भी है, वाई की भी है और जेड की भी हो जाएगी। ऐसा पर्टिकुलर पार्ट आ गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, नो कंपनी कैन बिकम द सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, फॉल्स। 15 देखिए, कंपनी हैज़ टू एक्वायर मोर देन 50% शेयर ऑफ अनदर कंपनी इन ऑर्डर टू बिकम ए होल्डिंग कंपनी। तो बिल्कुल ठीक, ट्रू। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है, लेकिन वो और में होती है, तो और का मतलब क्या है कि तीनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो गई। जैसे ये मेजॉरिटी ऑफ शेयर की बात करती तो ये पूरी हो गई, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सामने वाली कंपनी क्या है, सब्सिडरी, और हमारी कंपनी क्या होगी, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि हमने उस अनादर कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए। तो ट्रू। ठीक, तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत है तो ज़रूर मैसेज करके पूछ लेना। 2-3 स्टूडेंट ज़रूर पूछते हैं कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आया, तो कई जने तो क्या करते हैं कि गूगल से, जो नेट से क्या करते हैं, गूगल से और भी MCQ सर्च कर लेते हैं और उनको सॉल्व करते रहते हैं। जैसे जैसे मैं टॉपिक क्लियर करता हूँ और उसमें कुछ दिक्कत होती है तो पूछते रहते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछना। जितनी मेरी कैपेसिटी लिमिटेशन है उसके हिसाब से मैं ज़रूर आपको सारा का सारा पार्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।